वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में लाइव वीडियो चलने वाले थे साइंस में, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से हम लोग जो साइंस का लाइव वीडियो है उसे हम लोग नहीं कर पाए। तो इसी साइंस के वीडियो को हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। और हम लोग इस साइंस की पहली चैप्टर, विज्ञान की पहली चैप्टर जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, तो इसको हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और विज्ञान पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा A to Z। तो उसे ध्यान से देखेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाला जितने सारे साइंस के वीडियो हैं, और उसके बाद एक तरफ तो मध्यकालीन भारत का इतिहास कुछ बचा है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आज से साइंस की भी शुरुआत होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार और सारी चीजें बेहतरीन रूप से स्पष्ट की जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस मानव कंकाल तंत्र को, जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो यह मेरा साइंस का पहला वीडियो है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। मानव कंकाल तंत्र। तो मानव कंकाल तंत्र हमारा पहला है यह चैप्टर साइंस का। तो सबसे पहले समझ लें कि मानव कंकाल का मतलब होता क्या है। कंकाल का मतलब होता है हड्डी से निर्मित संरचना, अर्थात स्केलेटल। और जिस तरह से सेल जो होता है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसे कोशिका कहते हैं। सेल के द्वारा निर्माण होता है टिश्यू का, जिसे ऊतक कहते हैं। उसी प्रकार टिश्यू से निर्माण होता है ऑर्गन का, जिसे अंग कहते हैं। और अंग से बनता है ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर निर्माण होता है। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद हमारा बॉडी। तो उसी प्रकार कंकाल भी इसी फ्रेम के अनुसार बना है कि उसका एक अलग संरचना है जिससे हमारे बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क बना है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो कंकाल है, जो हड्डियां हैं, वो हमारे शरीर की एक फ्रेम है, फ्रेमवर्क का काम करती है। जैसे कि कोई मूर्ति बनाते हैं हम लोग, तो मिट्टी की मूर्ति बनाने से पहले उसको एक फ्रेम बनाया जाता है लकड़ी की आकृति से, उस पर भूसा डाल के, उस पर पुआल डाल के, और उसके बाद ऊपर से मिट्टी चढ़ाई जाती है। घर बनाया जाता है तो छड़ एक फ्रेम का काम करता है। तो उसी प्रकार ये जो कंकाल है, हड्डियां हैं, हमारे बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क या फिर एक स्ट्रक्चर का काम करता है और उस पर मांसपेशियां लपेटी हुई रहती है और उसी पर खड़ी रहती है मांसपेशियां। तो एक शरीर की आकृति देने का काम करता है मानव कंकाल तंत्र किसी भी जीव में। तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में और पूरे हड्डियों से जो तंत्र का निर्माण होता है। जिस तरह से बॉडी का ऑर्गन सिस्टम बनता है पूरे सेल से, तो छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर स्केलेटल सिस्टम का निर्माण होता है, याद रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। ह्यूमन स्केलेटल फ्रेमवर्क, मानव कंकाल तंत्र या फिर मानव कंकाल संरचना। तंत्र का मतलब हो गया पूरा संरचना, जिसमें कई चीजें होती हैं। तो ये जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला तो हड्डी से, दूसरा को लिगामेंट कहते हैं और तीसरे को टेंडन कहते हैं। बारी बारी से हम लोग सबको समझेंगे। तो हड्डियां
जो कि हमारा शरीर का फ्रेमवर्क है। उसके बाद लिगामेंट, जिसे स्नायु बंधन या स्नायु भी कहा जाता है, और तीसरा टेंडन, जिसे सिरा भी कहा जाता है। तो ये जो ह्यूमन स्केलेटल फ्रेमवर्क है, हड्डियों, स्नायु बंधनों और सिराओं से निर्मित है, अर्थात मेड बाय बोन्स, लिगामेंट एंड टेंडन्स। तो लिगामेंट, टेंडन्स और बोन्स से इनका निर्माण होता है मानव कंकाल के तंत्र का फ्रेमवर्क, पूरे संरचना। इसका जो वजन होता है, मानव के स्केलेटल सिस्टम का जो वजन होता है, मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनका वजन मानव के शरीर का 20% होता है, अर्थात जो टोटल वेट होता है ह्यूमन बॉडी का, तो 20% वेट ऑफ आवर बॉडी। तो इसका जो वजन होता है मानव कंकाल तंत्र का हमारे शरीर में, उसके वजन का 20% होता है। पूरे वजन का कितना? 20%। अर्थात यदि 40 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसमें 8 किलो उसका हड्डी होगा, याद रखेंगे। तो कुल वजन का 20% होता है हमारे शरीर में कंकाल तंत्र अर्थात हड्डियां। कुल हड्डियों की संख्या, देखिए बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं, 300 प्लस हड्डियां होती है, मोर देन 300। लेकिन जैसे जैसे उनके शरीर का विकास होता है तो वे हड्डियां आपस में जुड़ने लगते हैं, और जब उनकी अवस्था एक वयस्क के रूप में हो जाती है, अर्थात जब उनकी आयु 18 वर्ष एडल्ट हो जाता है, तो उनके शरीर में जो हड्डियां होती हैं जुड़कर 206 बन जाती हैं। अर्थात एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। बारी बारी एक एक करके हम लोग सभी हड्डियों का अध्ययन करेंगे कि कौन सी हड्डियां कहां होती हैं, किस अंग में कितनी हड्डियां होती हैं। तो पहले इसको हम लोग समझ लें। तो सबसे पहले बच्चों के जन्म के समय, एट द बर्थ, अर्थात बर्थ के समय कुल 300 हड्डियां होती हैं, लगभग 300 से ज्यादा ही होती हैं। लेकिन वयस्क में, अर्थात जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया, एडल्ट हो गया, उसमें 206 हड्डियां होती हैं। तो प्रश्न यही पूछा जाता है, तो यहीं से प्रश्न एक आता है कि कुल हड्डियों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? तो 206। और बच्चों में जन्म के समय 300 या 300 प्लस, एट बर्थ 300 एंड एट एडल्ट कितना? तो 206, 206। भ्रूण अवस्था अर्थात प्यूबर्टी के समय, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय 300 हड्डियां होती हैं, क्योंकि जन्म के समय हड्डियां छोटे होते हैं, तो कुल 300 हड्डियों का विकास होता है प्रारंभ में। लेकिन जब चाइल्डहुड होता है, शैशवावस्था आता है, तो उस समय हड्डियां जुड़कर 270 के लगभग हो जाती है। उसके बाद जब बाल्यावस्था अर्थात कोई बच्चा बॉय के रूप में या लड़की के रूप में होता है, यानी कि 10 से लेकर 18 वर्ष के बीच, तो लगभग 207 से 208 हड्डियां हो जाती है। लेकिन जैसे ही 18 वर्ष की उम्र को पार करता है तो वह हड्डियां जुड़कर 206 हो जाती है, और वही कंप्लीट हड्डियां होती है। तो भ्रूण अवस्था में 300, शैशवावस्था में 270, अर्थात प्यूबर्टी एज में 300, चाइल्डहुड में 270, और जब बॉय और गर्ल होता है तो 208, और एडल्ट एज में 206। अब ये कंकाल जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक कंकाल अर्थात इंटरनल, जो शरीर के अंदर में होता है, और दूसरा बाहरी, जिसको एक्सटर्नल कहते हैं। तो आंतरिक और बाहरी, ये दो कंकाल होते हैं। तो कंकाल जो होते हैं शरीर के बाहर होते हैं, उन्हें एक्सटर्नल स्केलेटन कहते हैं, और जो शरीर के अंदर में होते हैं उनको इंटरनल स्केलेटन कहते हैं। तो इंटरनल स्केलेटन के अंतर्गत हम लोग के सारे अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं,
लेकिन बाहरी हड्डियों के रूप में जैसे कि कछुए की ऊपरी परत, कछुए की जो हड्डी होती है, उसके बाद चिड़ियों के जो पंख होते हैं, उसके बाद मनुष्य के नाखून, मनुष्य के बाल, ये सभी जो है बाहरी कंकाल है, बाहरी हड्डियां हैं। तो पक्षियों के पंख, फिन्स ऑफ बर्ड्स, कछुआ का खोल, तो टोर्टोइज का जो ऊपरी खोल होता है वह भी बाहरी कंकाल है। मछली के सल्क, जो फिश होते हैं उसके ऊपरी जो सल्क होते हैं मीन के, वह भी क्या है, बाहरी कंकाल है। और मनुष्य का नाखून, नेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये सभी क्या है, तो एक्सटर्नल स्केलेटन है, बाहरी कंकाल है। अब हम लोग लिगामेंट और टेंडन के बारे में जाने कि लिगामेंट और टेंडन्स क्या है। तो लिगामेंट जो है वह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला अर्थात इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। तो बोन टू बोन अर्थात हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो पदार्थ होता है उसे लिगामेंट कहते हैं। तो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई रहती है, तो किस पदार्थ से, तो उसको लिगामेंट बोलते हैं। हिंदी में स्नायु बंधन बोलते हैं। तो हिंदी में उसको स्नायु या स्नायु बंधन। जनरली हम लोग इस बायोलॉजिकल टर्म को अंग्रेजी में ही याद रखें, क्योंकि हिंदी वर्ड्स इसके काफी कठिन हैं और ज्यादातर हिंदी वर्ड्स में नहीं बल्कि अंग्रेजी वर्ड्स में ही पूछे जाते हैं। तो कभी कभी हिंदी वर्ड्स गड़बड़ हो जाते हैं और अंग्रेजी वर्ड्स को ही सही माना जाता है। तो जनरली हम लोग इसका नाम स्नायु बंधन के अलावा लिगामेंट को ही याद रखें। तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है अर्थात इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। यह एक ऐसा पदार्थ है जो हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। उसके बाद जो टेंडन होता है जिसे सिरा कहते हैं, तो ये सिराएं हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है अर्थात इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला पदार्थ टेंडन अर्थात सिराएं कहा जाता है। सिरा। अब कंकाल तंत्र का क्या काम है, तो पहला काम तो हमने बता दिया, इसी कंकाल के कारण हमारे शरीर का फ्रेम और स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो मांस तो केवल इस पर टिका हुआ रहता है ताकि इस हड्डियों का स्ट्रक्चर टूटे ना। जिस प्रकार सीमेंट जो होता है, बालू जो होता है, वह छड़ के लिए एक मांसपेशी की तरह काम करता है और छड़ जो होता है एक घर के लिए उसका फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर का काम करता है। तो उसी प्रकार हमारा जो मांसपेशी है वह सीमेंट और बालू की तरह काम करता है, उस पर लगा हुआ रहता है ताकि उस छड़ को नुकसान ना हो, उस हड्डी को नुकसान ना हो, ताकि हमारा शरीर चलता रहे। तो कंकाल तंत्र के कौन कौन से काम है? फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, पहला है खनिजों का भंडारण, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड आयंस। तो इसमें हड्डियों में खनिज उपस्थित होते हैं, खनिज भंडारित रहते हैं, आयन उपस्थित रहते हैं। तो स्टोर करता है यह क्या? तो खनिजों का स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, तो इसमें प्रोडक्शन होता है किसका? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो इस कंकाल तंत्र में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल होता है। जो कोशिका होते हैं रक्त के, उनका निर्माण होता है, जैसे कि रक्त का सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी, प्लेटलेट। तो इन सभी कोशिकाओं का भी निर्माण इसी में होता है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इस सेल के बारे में, इस ब्लड के बारे में, तो सारी चीजें पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आंतरिक भागों की सुरक्षा, अर्थात यह प्रोटेक्शन भी देता है हमारे बॉडी को। तो शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है हमारे बॉडी को। कौन? तो यह ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। संचलन में सहायता, तो मूवमेंट भी करता है। वास्तव में हमारा शरीर मूवमेंट नहीं करता, मूवमेंट या हड्डी ही करता है, स्केलेटल सिस्टम ही करता है। तो जब तक कोई फ्रेमवर्क घूमेगा नहीं तब तक उसका बॉडी चलेगा नहीं। तो संचालन में सहायता करता है, हेल्प इन मूवमेंट, यह काम है कंकाल तंत्र का। आकार प्रदान करना, शेप ऑफ द बॉडी,
तो किसी बॉडी का शेप इसी से तैयार होता है, अभी हमने बताया। यह बॉडी को एक आकार प्रदान करता है। जैसे कि हम लोगों ने दशहरा में या किसी अन्य त्योहारों में देखा होगा कि जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनती हैं, तो सबसे पहले उसका एक आकार तैयार होता है, और वह आकार बांस या फिर उसको पुआल से बांध के हम लोग तैयार करते हैं, लकड़ी से बांध कर तैयार करते हैं, और ऊपर से मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, याद रखेंगे। तब जाके उसका एक ढांचा तैयार होता है, एक आकृति तैयार होता है। तो आकार प्रदान करता है अर्थात शेप ऑफ द बॉडी का भी काम करता है यह कंकाल तंत्र। अंतःस्रावी विनिमयन अर्थात यह जो ग्लैंड होते हैं उनका भी यह एक्सक्रीशन करता है, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। तो ग्रंथियों के द्वारा निर्मित अंतःस्रावी ग्रंथियों का यह विनिमयन करता है, एक्सक्रीशन करता है, याद रखेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ग्लैंड के बारे में, तो इन सभी चीजों को हम लोग पूरा ग्रंथि पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्रंथि जिसको लड़ो या मरो कहा जाता है, तो सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल के बारे में पढ़ लें। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल का प्रोडक्शन अर्थात रक्त कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण अर्थात प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। तो कंकाल हेमेटोपोइजिस की साइट, कंकाल जो है वह हेमेटोपोइजिस की साइट जहां रक्त कोशिकाओं का विकास होता है, और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो कंकाल जो होता है उसका निर्माण, उसके कोशिकाओं का विकास कहां पर होता है, तो हेमेटोपोइजिस की साइट में, और इसका निर्माण कहां पे होता है, तो अस्थि मज्जा में अर्थात बोन मैरो में। तो हड्डियों के अंदर में जो पतली पतली नालियां होती हैं उन्हीं को अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। तो द skeleton is the site of hematopoiesis, the development of blood cells that take place in bone marrow. तो the skeleton is the site of hematopoiesis, अर्थात यह जो कंकाल है हेमेटोपोइजिस की साइट जहां पे रक्त कोशिकाओं का विकास होता है। तो रक्त कोशिकाओं अर्थात ब्लड सेल का जो डेवलपमेंट है वहां कहां पे होता है, तो हेमेटोपोइजिस में, और इसका निर्माण कहां पे होता है, तो अस्थि मज्जा में, अर्थात जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल है वह बोन मैरो में होता है। इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न तो यहीं पे आ जाता है कि ब्लड सेल का निर्माण कहां पे होता है, तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। बच्चों में हेमेटोपोइजिस मुख्य रूप से फीमर और टिबिया जैसे लंबी हड्डियों की मज्जा में। इन चिल्ड्रेन हेमेटोपोइजिस occurs primarily in the bone marrow of the long bones such as the femur and tibia। तो फीमर और टिबिया हमारे पैर में हड्डियां होती हैं कहा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो फीमर होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, याद रखेंगे, और सबसे छोटी स्टेपिज जो कि कान में पाई जाती है, और सबसे लंबी हड्डी फीमर जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है। और टिबिया और फिबुला यह भी हमारे पैर की हड्डी है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो बच्चों में हेमेटोपोइजिस किस में पाई जाती है, तो फीमर और टिबिया जैसे लंबी हड्डियों की अस्थि मज्जा में। तो इन चिल्ड्रेन हेमेटोपोइजिस occur primarily in the marrow, bone marrow of the long bones। ये लंबे हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, सच एज द फीमर एंड टिबिया। वयस्कों में यह मुख्यतः, तो यह जो फीमर और टिबिया है, फीमर और टिबिया में बच्चों में हेमेटोपोइजिस पाए जाते हैं, लेकिन जो वयस्क नागरिक होते हैं उनमें यह हेमेटोपोइजिस अर्थात ब्लड सेल पेल्विस, कपाल, मेरु और उरोस्थी में पाए जाते हैं।
अर्थात इन एडल्ट्स इट ऑकर्स मेनली इन द पेल्विस, क्रेनियम, वर्टिब्रे एंड स्टर्नम। तो वयस्कों में यह मुख्यतः पेल्विस, कपाल, मेरु और उरोस्थी में पाए जाते हैं। इन एडल्ट्स इट ऑकर्स मेनली इन द पेल्विस, क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब होता है कपाल, जो कि यह सिर का ऊपरी जो परत होता है, जो ढका हुआ रहता है हमारे पूरे सिर को, उसको कपाल बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। और यह एक सिस्टम का निर्माण करता है जिसको क्रेनियल सिस्टम बोला जाता है। मेरु अर्थात जो वर्टेब्रल होता है, मेरुदंड जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मेरुदंड, मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी। और उसके बाद स्टर्नम, स्टर्नम जो होता है जो छाती की जो मेन हड्डी होती है बीच की, जिस पर यह चारों तरफ से हड्डियां जुड़ी हुई रहती है, 12 जोड़े, 12 इधर 12 इधर। तो इसके बीच की जो हड्डी होती है उसको हम लोग चेस्ट बोन कहते हैं, उसी को हम लोग स्टर्नम कहते हैं, छाती की हड्डी कहा जाता है, जिसकी संख्या 1 है। अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। हड्डियों का अध्ययन, जिस साइंस में हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं अर्थात स्टडी ऑफ बोन्स, उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अर्थात हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्टियो का मतलब ही होता है हड्डी, तो ऑस्टियो से ऑस्टियोलॉजी बना है, अर्थात हड्डियों का अध्ययन। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ऑस्टियोस और बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डी विज्ञान, हिंदी में कहे तो इसको हड्डी विज्ञान कहा जाता है, तंत्रिका विज्ञान भी कहा जाता है। अधिकतम घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी, 30 वर्ष की उम्र में एट द एज ऑफ 30 इयर्स। तो ये जो हड्डियां होती हैं इनका तंत्रिका तंत्र में अधिकतम घनत्व किस आयु में होता है? तो जब मनुष्य का उम्र 30 वर्ष की अवस्था होता है, 30 या 30 से ज्यादा, तो उस समय यह अपने सबसे अधिकतम घनत्व में होता है, अर्थात सबसे ज्यादा वजनदार हो जाता है उस समय जब मनुष्य 30 से 40 के बीच होता है, तो लगभग 30 वर्ष के समय। तो 30 वर्ष के समय मानव तंत्रिका तंत्र में हड्डियों का सबसे अधिकतम घनत्व होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है एट द एज ऑफ 30 इयर्स। ये माना गया है तो इसी 30 या 30 वर्ष के आसपास, क्योंकि उस समय मनुष्य काफी परिपक्व हो जाता है, हड्डियां 206 हो जाती है, मांसल मजबूत हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं। तो इसके और फैक्ट है, हम लोग देखेंगे, बहुत सारे फैक्ट है जो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस एस्केलेटर सिस्टम के बारे में इस 2 पार्ट में हम लोग इसको बांटते हैं। सबसे पहला एस्केलेटर सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ये एक पूरा बॉडी है, इस पूरे बॉडी में 2 तरह के एस्केलेटर सिस्टम पाए जाते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं अक्षीय कंकाल, जिसको एक्सियल एस्केलेटल कहा जाता है, और दूसरा है एपेंडिकुलर, जिसको उपांगी कहा जाता है। तो एक हो गया अक्षीय कंकाल और दूसरा हो गया एपेंडिकुलर अर्थात उपांगी कंकाल। तो 2 रूपों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं इसे। तो जो ये हमारा खोपड़ी है, ये सिर का भाग पूरा स्कल कहा जाता है। खोपड़ी, ये जो पूरा पार्ट है इसे खोपड़ी कहा जाता है, स्कल कहा जाता है। और ये जो चेस्ट है, और चेस्ट के पीछे वाला जो बोन है जिसे मेरुदंड कहते हैं, और ये चेस्ट, छाती, जिसे हम लोग पसली कहते हैं, रिबकेज कहते हैं। और उसके बाद पीछे की जो हड्डी होती है, जो गर्दन से शुरुआत होके यहां तक आती है कमर तक, जिसको हम लोग मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी
अर्थात वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। तो इन सभी की संख्या कितनी है? तो 80 है, और इसी को हम लोग अक्षीय कंकाल कहते हैं। तो याद रखेंगे। इसके बाद जो हाथ और पैर के हड्डियां होती हैं, कमर की हड्डियां होती हैं, उन्हें एपेंडिकुलर कहा जाता है, उपांगी कहा जाता है। तो इसे हम लोग पूरा बांट के देखें तो सबसे पहले समझें कि स्केलेटल से कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। कुल हड्डियों की संख्या है 206। अब इन 206 में अक्षीय कंकाल की संख्या कितनी हो गई? तो 80 हो गई। बाकी कितने बचे? तो 126। ये हो गए अपेंडिकुलर अर्थात उपांगी। तो अक्षीय कंकाल की संख्या 80 और एपेंडिकुलर अर्थात उपांगी की संख्या 126, और कुल मिलाकर हो गए 206। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अक्षीय कंकाल को देखेंगे। तो सबसे पहले इस स्कल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि ये जो अक्षीय कंकाल है वह कितने कितने अंगों से मिलकर बना है, कितने कितने हड्डियों से मिलकर बना है। तो सबसे पहला ये जो टोटल अंग दिखाई दे रहा है, ये सभी अक्षीय कंकाल हैं, जिसके अंतर्गत ये स्कल अर्थात खोपड़ी। तो इसकी संख्या कितनी है? 29। ये जो पूरा पार्ट है मुख का, ये गले से ऊपर, इसको स्कल या खोपड़ी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो ये सभी जो है यह खोपड़ी है, स्कल है। तो इसकी संख्या कितनी है? इसमें हड्डियों की संख्या है 29 अर्थात 29। इस सिर के ऊपर का जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्रेनियम कहते हैं, कपाल कहते हैं। तो यह जिससे ढका रहता है हमारा सिर, यहां से ऊपर का पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कपाल या क्रेनियम कहते हैं। तो इसके सिस्टम को क्रेनियल सिस्टम कहा जाता है। तो इसकी संख्या कितनी है? तो 8। तो इसकी संख्या है 8। इसके बाद इस कान में 3 हड्डियां और इस कान में 3 हड्डियां। तो कितने हो गए कान की हड्डी? 6। ईयर में 3 और 3 6। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14 हड्डी। तो कपाल की संख्या अर्थात क्रेनियम, जो ये ऊपर वाला पार्ट है सिर का, उसकी संख्या 8। कान में कितने हड्डी? तो 3 हड्डी, हम लोग देखेंगे उसे। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 3 कितने हो गए? तो 6। इसके बाद यहां से जो चेहरा का पार्ट है इसे फेस कहा जाता है। तो फेस अर्थात चेहरा। तो फेसियल बोन अर्थात चेहरे की हड्डी, इस पे 14 हड्डियां होती हैं। तो इस चेहरे पे 14 हड्डियां, जिसे फेसियल बोन कहा जाता है, और इसे क्रेनियल बोन भी कहा जाता है, अर्थात कपाल हड्डी। तो फेस की हड्डी कितनी होती है? 14। तो 8 कपाल की हड्डी, 6 कान की हड्डी, 8 6 14 हड्डी हो गया चेहरे की हड्डी। 14 14 28। और एक जो हड्डी होता है उसे व्हाइट बोन कहा जाता है, जो जबड़े की हड्डी कहा जाता है। तो जबड़ा जिस बेस पे आधारित होता है उसका आकार यू शेप का होता है, इस आकार का यू शेप का, जिसे मैंडिबल कहा जाता है। तो इसे ह्योइड बोन भी कहा जाता है। तो उसकी संख्या कितनी होती है? 1। तो जबड़े की हड्डी, यह बेस ऑफ ब्यूकल कैविटी, अर्थात ब्यूकल कैविटी जो होता है, जिसे हम लोग गुहिया द्वार कहते हैं, मुख का जो गुहिया द्वार होता है, कंठ, जहां से भोजन प्रवेश करता है, तो उसका जो बेस होता है उसका यू आकार का होता है यहां पे। तो उसको वही कहा जाता है मैंडिबल। तो उसकी संख्या होती है 1। तो 28 और 1 अर्थात जिसे जबड़े की हड्डी कहा जाता है, और इसका आकार कैसा होता है? तो यू शेप में होता है, और यह बेस ऑफ ब्यूकल कैविटी अर्थात गुहिया द्वार का आधार होता है। तो इसकी संख्या अर्थात जबड़े की हड्डी 1 होती है। तो कुल मिलाकर इस कपाल खोपड़ी में कितने हड्डी हो गए? तो 29। याद रखेंगे कि खोपड़ी की हड्डी हो गई 29।
अब हम लोग आते हैं इस चेहरे पर कौन कौन से हड्डियां पाई जाती हैं। तो चेहरे की हड्डी हम लोग देख लें तो चेहरे की हड्डी में सबसे पहले ये जो नसिका है उसको नसाल कहते हैं। तो नसाल में दो हड्डियां, अर्थात जहां पे हम लोग का नोसल कैविटी होता है, जहां पे हम लोग का नाक और मुंह दोनों की नलियां एक साथ आकर जुड़ जाती है, उसी को नसाल कहते हैं। अर्थात जहां से एयर निकलता है, एयर पास होता है। तो यहां पे जो हड्डियां होती हैं, एक इधर और एक इधर, तो उसको हम लोग नसाल कहते हैं, नसिका कहते हैं। इसकी संख्या दो, एक बाएं साइड और एक दाएं साइड। उसके बाद होता है लैक्रिमल। लैक्रिमल जो होता है वह आंख और नाक के बिल्कुल बीचों बीच होता है यहां पे। तो इसकी भी संख्या होती है दो, तो एक यहां बाएं साइड और दूसरा यहां दाएं साइड, तो इसकी संख्या हो गई दो। उसके बाद मैक्सिला। मैक्सिला जो होता है इसके कहते हैं गाल और नाक के बीच की जो कड़ी हड्डी होती है, चेहरे की सबसे कड़ी हड्डी यही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला। इसकी भी संख्या दो, एक बाएं साइड और दूसरा दाएं साइड। उसके बाद है मैंडिबल। मैंडिबल जो होता है यह इस फेस का हड्डी होता है। अभी हमने बताया जबड़े की हड्डी होता है यह, जो कि बेस ऑफ ब्यूकल कैविटी अर्थात गुहिया द्वार का आधार होता है, जो कि व्हाइट बोन के नाम से भी जाना जाता है, जबड़े की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक जो होता है उसकी संख्या एक होता है। तो जाइगोमेटिक जो होता है यहां पे होता है यह लंबा से आकृति के रूप में, तो उसकी संख्या एक होता है, जाइगोमेटिक। उसके बाद पैलाटिन। पैलाटिन की संख्या भी दो होता है। यहां पे जब हम लोग नाक को छुएंगे तो एक लंबी सी हड्डी बाएं साइड और दूसरे लंबी सी हड्डी दाएं साइड, तो उसको पैलाटिन कहते हैं। तो एक बाएं साइड और एक दाएं साइड मिलाकर हड्डियों की संख्या हो गई दो, पैलाटिन। और एक जो हड्डी होता है लंबा सा नाक पर, ये जो नाक जिसको कड़ा किए रहता है सीधा ऊपर से नीचे तक, उसको बोलते हैं बोमर। तो बोमर की संख्या हो गई एक। तो कुल मिलाकर कितनी हड्डी हो गई हमारे नाक में। और उसके बाद इंफेरियर नेसाल क्वांच। तो इंफेरियर नेसाल कोंकिया अर्थात आंतरिक नसिका द्वार, इसकी संख्या दो होती है। जो नाक के अंदर में जो पतली हड्डी मुलायम पाई जाती है, एक बाएं साइड और एक दाएं साइड, नाक के अंदर के जो द्वार में पाई जाती है, उसको इंफेरियर नसाल कोंकिया कहा जाता है, आंतरिक नसिका द्वार। इसकी संख्या दो। अब हम लोग आते हैं कान की हड्डी पर। कान की हड्डी 6। हमने बताया था कि 3 बाएं कान में और 3 दाएं कान में। दोनों तीनों जो हड्डियां होती हैं कान के मध्य, जो जिसको मिडिल ईयर कहा जाता है, जहां पे ईयर ड्रम मौजूद होता है, एयर के प्रेशर से वह वाइब्रेट करता है और हमारे कान में चीजें सुनाई देती है। तो वहीं पर 3 हड्डियां पाई जाती है। एक का नाम है मेलियस, दूसरे का नाम है इनकस, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस। तो वह स्टेपिस, मेलियस और इनकस, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और इस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करने का काम करते हैं। और यह ज्वाइंटेड नहीं रहते हैं, हल्का ढीला रूप से जुड़े हुए रहते हैं, ताकि एयर के प्रेशर से एक दूसरे को क्या करते हैं, तो वाइब्रेट करते हैं। तो मेसल्स, पहला जो हो गया मेलियस, इसकी संख्या 1, ये मेलियस है। दूसरा इनकस, मेलियस और इनकस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और तीसरा स्टेपिस। स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी होता है। स्टीरअप शेप अर्थात यह कुंडे की तरह आकृति होता है, जिस तरह से गेट में कुंडा लगा हुआ रहता है और उससे गेट नचता है, तो इससे हड्डियां जो होती हैं, जैसे कि मेलियस और इनकस, एक दूसरे से नचते हैं। उसके बाद ये जो होता है ओवल विंडो में स्थिर रहता है, जिसे अंडाकार खिड़की कहा जाता है।
तो कान का एक आकृति जो होता है अंडाकार ओवल विंडो जिससे एयर प्रवेश करता है, तो उससे यह अटैच रहता है। उसके बाद एक वलयु स्नायु से इसका जुड़ाव रहता है, अर्थात कनेक्टेड बाय एन एन्युलर लिगामेंट। तो इसका जुड़ाव होता है एक लिगामेंट से जो एक वलय स्नायु होता है। वलय अर्थात होता है एन्युलर, वलय के रूप में। तो एक वलय स्नायु से इसका जुड़ाव होता है कनेक्टेड बाय एन एन्युलर लिगामेंट। तो यह स्टेपिस कई बार एग्जाम में आया है क्योंकि यह सबसे छोटी हड्डी है शरीर की, तो इसलिए इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस खोपड़ी के अंदर में, अर्थात ये जो कपाल है, कपाल के अंदर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है। जो कपाल होता है हमारे सिर का एक ढक्कन का काम करता है, इसी के अंदर में नर्व सेल उपस्थित होते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो यह एक ढक्कन का काम करता है। और इसमें कौन कौन से हड्डी, आंख से ऊपर जितने सारे हड्डियां हैं वे सभी कपाल के अंग होते हैं। तो सबसे पहला ये जो आंख है और यह जो सिर है, तो आंख और सिर के बीच जो अंग होता है, जो हड्डी होती है, उसे हम लोग कहते हैं इथमोड। तो आंख और सिर के बीच में जो हड्डी होती है उसे इथमोड कहा जाता है। इसकी संख्या 1 होती है। तो आंख और सिर के बीच में, दोनों आंख और सिर के बीच में एक इथमोड होता है, इसकी संख्या 1 होती है। दूसरे को कहते हैं फ्रंटल। यह जो सिर का ऊपरी भाग है जिसे मस्तक कहा जाता है, तो इसे फ्रंटल कहते हैं। इस हड्डी को क्या कहते हैं, तो फ्रंटल, इसकी भी संख्या 1 होती है। उसके बाद पैरिएटल। बच्चों में खास करके जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके जो सिर होते हैं वो ऊपर और नीचे होते हैं, उनका सिर मुलायम होता है। तो इसी फ्रेटियल के कारण, इसी पैरिएटल के कारण, क्योंकि यह एक मुलायम हड्डी होता है और बच्चों में यह क्या होता है, तो मुलायम होता है, धीरे धीरे यह कड़ापन आना शुरू होता है। तो यह 2 तरफ होता है, इसी कारण इसकी संख्या होती है 2। तो यह बिल्कुल सिर के बीच में होता है, दोनों तरफ। पैरिएटल की संख्या हो गई 2। इसके बाद टेम्पोरल। तो टेम्पोरल जो होता है इस कपाल के पिछली भाग और पैरिएटल के बीच 2 रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कि ये हड्डी। तो यहां पे जो हड्डी होती है एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ, उसे टेम्पोरल कहा जाता है। तो इनकी भी संख्या हो गई 2। और जो सिर का सबसे निचला इलाका है जिसे हम लोग ओसिपिटल कहते हैं, तो ओसिपिटल, इसकी भी संख्या 1 होती है। कहा जाता है कि ओसिपिटल पर चोट लगने से इंसान की मृत्यु होती है। यह काफी कमजोर हड्डी होता है, नाजुक हड्डी होता है। तो ओसिपिटल की संख्या हो गई 1। और यह जो आंतरिक हड्डी होता है जिससे खोपड़ी कई भागों में डिवाइडेड रहता है, जो हमारा कपाल है वह कई चरणों में डिवाइड रहता है, जिसका नाम है स्फेनोइड। तो स्फेनोइड एक आंतरिक हड्डी होता है इस कपाल का, इसकी संख्या होती है 1। तो कुल मिलाकर यह 8 हो गए। तो क्रेनियल बोन कितने हो गए, 8। एक इथेमोड, एक फ्रंटल, 2 पेरिएटल, 2 टेम्पोरल, एक ओसिपिटल और एक स्फेनोइड। तो इस प्रकार इस कपाल की संख्या हुई 8। तो ये पूरे 29 हड्डी हो गए किसमें, तो स्कल में, अर्थात खोपड़ी में। अब हम लोग आते हैं इस चेस्ट बोन पर। तो चेस्ट बोन की संख्या, जिसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं, ये बीच वाला पार्ट, जिनसे यह 24 हड्डियां, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो पसली कहते हैं, रिबकेज कहते हैं। पसली या पसली पिंजर 12 बाएं साइड और 12 दाएं साइड, तो इनकी संख्या हो गई 24। और बीच में जो हड्डी जिससे जुड़ा रहता है ये पसली, उसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं, उसे चेस्ट बोन भी कहा जाता है। इसकी संख्या 1 होती है, अर्थात यह जो छाती का हड्डी होता है चेस्ट बोन या स्टर्नम, उसकी संख्या 1। और इसके चारों तरफ 12-12 जोड़े बाएं साइड और 12 दाएं साइड, उनको हम लोग रिबकेज कहते हैं, पसली कहते हैं। यह जो रिबकेज है उसका मुख्य काम है हड्डियों, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा हृदय है,
उस हृदय को सुरक्षा प्रदान करना। तो इसी रिबकेज के द्वारा हमारा जो हृदय है उसको प्रोटेक्शन किया जाता है। तो पसलियों की संख्या 12 बाएं और 12 दाएं मिलाकर हो गई 24। उसके बाद यह अस्टर्नम अर्थात चेस्ट बोन जो कि बीचों बीच पाया जाता है इसे, तो उसकी संख्या होती है 1। और उसके बाद हमारे सिर के पिछले भाग से लेकर कमर तक जो हड्डी होती है लंबा, उसको वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है। उसमें कुल मिलाकर 26 हड्डियां होती हैं, जिसे मेरुदंड या मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इस प्रकार इनकी संख्या हो गई 51। 26 हो गई वर्टेब्रल कॉलम अर्थात मेरुदंड या मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी। 24 हड्डी हो गई रिबकेज में अर्थात पसली या पसली पिंजर में। और उसके बाद अस्टर्नम जो कि बीच की हड्डी है, जिससे यह रिबकेज फ्रंट में हमारे शरीर के आगे भाग में जुड़े रहते हैं, उसको चेस्ट बोन या अस्टर्नम अर्थात छाती की हड्डी कहा जाता है। तो उसकी संख्या हो गई 1। तो इस प्रकार जो हमारा छाती है वहां पे कुल मिलाकर 51 हड्डी, और यह जो सिर है वहां पे कुल मिलाकर हो गए 29 हड्डी। तो इस प्रकार हमारा जो अक्षीय कंकाल है, एक्सियल स्केलेटल है, वहां पर हो गए टोटल 80 हड्डी। तो यह तो था अक्षीय कंकाल। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? यह जो हमारा सिर है, सिर का जो क्रेनियम है, इसको याद करने का तरीका है ओटीपी से। ओ अर्थात ऑसिपिटल, टी अर्थात टेम्पोरल, पी अर्थात पैरिएटल, एस अर्थात एस्फेनॉइड, ई अर्थात एथनॉइड और एफ अर्थात फ्रंटल। तो ओटीपी सेफ के रूप में हम लोग इसे याद कर सकते हैं। तो यह तो था अक्षीय कंकाल। अब हम लोग कुल 126 हड्डी जो बच जाते हैं एपेंडिकुलर, उसको हम लोग अगले भाग में देखेंगे और उसके बाद यह ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम समाप्त हो जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में उपांगी को लेकर, एपेंडिकुलर को लेकर, और तब तक